जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा और स्वागत है आप लोगों का आज के एडिटोरियल क्लास में, आज के एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। यू गाइस, दिस क्लास ये सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस की नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग ईडियम्स भी कर रहे हैं, ऑलराइट। और आपके कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, बोरोड वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, वो चीज भी यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स अ प्रोडक्टिव सेशन, तो प्लीज इस क्लास में रेगुलर रहिए। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। ठीक है, वोकैबुलरी समथिंग जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे रोते हैं, तो प्लीज वो कैब सेशन को हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम टाइम पे पीडीएफ से पढ़ लोगे हो जाएगा। ठीक है, रोज थोड़ी थोड़ी वो कैब करोगे, एग्जाम डे तक यू वुड हैव लर्नड इनफ, क्या बोलते हैं, आपकी वो कैब। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे रेगुलर रहें, क्लास के अंदर रेगुलर रहें। ठीक है, let's start our class with my favorite quote: trigger the mind to say I can do this and you will. ठीक है, we as humans we hate getting told कि यार you just can't do it, you just can't do it। तो ट्रिगर करो यार अपने माइंड को। ठीक है, अपने माइंड को ट्रिगर करो। ठीक है, एंड अल्टीमेटली विल बी लाइक yes I can do this, I will prove I can do this। ठीक है, so this particularly works for me a lot when I every time I trigger myself कि यार oh this is so impossible and stuff like that, I end up proving myself। ठीक है, तो रोज अपने आप के लिए एक ऐसा ट्रिगर लेके आओ यार, पड़ोसियों की बातें, ताने, व्हाटएवर। ठीक है, अगर रिश्तेदारों के ताने, उनको एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ना लेके अपना ट्रिगर पॉइंट ले लो। ठीक है, एंड यस, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड प्रूव एवरीबडी रॉन्ग इंक्लूडिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो यस, अगर अगर आपको कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, शो दैट यू कैन। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज विशिएट। ठीक है, फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज विशिएट विच इज अ वर्ब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड क्लास को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। फर्स्ट वर्ड इज विशिएट, जिसका बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को तबाह करने की कोशिश करना। ठीक है, he said that American military power should never again be vitiated by political concerns। ठीक है, पॉलिटिकल कंसर्न्स में घुस के अमेरिकन मिलिट्री पावर को नाश नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल कंसर्न्स में घुस के अमेरिकन मिलिट्री को खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? मार, क्रिपल, अंडरमाइन। ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट सिनोनिम्स फॉर विशिएट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो किसी चीज को। इसका उल्टा क्या हो गया? किसी चीज को फिक्स करना, किसी चीज को इंप्रूव करना, रीबिल्ड करना। तो इंटोनिम्स इसके क्या हो जाते हैं? रेक्टिफाई, रीबिल्ड एंड फिक्स। So this was your word vitiate. Also you guys follow me on my telegram channel English by मानसी शर्मा। यहाँ पे आपको आपकी सारी पीडीएफ्स और आपकी सारी क्लास रिलेटेड अपडेट्स मिल जाया करेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आई गेस आई शुड जूम आउट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज कोमेमोरेट। अगेन इट इज अ वर्ब। ठीक है, कोमेमोरेट इज अ वर्ब जिसका बेसिकली मीनिंग होता है ये किसी डेड पर्सन को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, किसी डेड पर्सन को या फिर किसी पास्ट के एक इवेंट को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना, उसको बोला जाता है कोमेमोरेट। ठीक है, यहाँ पे देखना सॉरी, a statue has been built to commemorate the 100th anniversary of the poet's birthday। ठीक है, पोइट के 100th बर्थडे को ऑनर करने के लिए, पोइट यार, पोइट के 100th बर्थडे को मनाने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए एक स्टैचू बनवाया गया। कोमेमोरेट, किसी को याद करना, किसी को ऑनर करना। ठीक है, सिनोनिम्स इसके क्या हो गया? सिनोनिम्स जो रहते हैं ऑनर, सोलेमनाइज, मेमोरियलाइज। ठीक है, आप किसी की याद में कुछ बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके इंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, डिसऑनर, डिसरिगार्ड, ओवरलुक। आई डोंट केयर। ठीक है, बाहर में जाओ। ठीक है, से इंटोनिम्स क्या है? डिसऑनर, डिसरिगार्ड, ओवरलुक। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज आई गेस इजी पीजी नींबू स्क्वीजी। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स विच इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, बेसिकली किसी चीज के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होना। अब यहाँ पे देखना, इफेक्ट यहाँ पे क्या है जी? नाउन है। ठीक है, याद रखना, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखें। चलो, एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज के हार्मफुल इफेक्ट्स होना, किसी चीज के हार्मफुल नेगेटिव इफेक्ट्स होना, दैट्स व्हेन वी यूज एडवर्स। तो बेसिकली एडवर्स इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, एडवर्स इज अ नेगेटिव वर्ड, आप इसको पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करोगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखना, सो फार द ड्रग इज थॉट नॉट टू हैव एनी एडवर्स इफेक्ट्स। और इससे मुझे याद आ गई है कोविशील्ड, दैट्स कोविशील्ड और कोविशील्ड, आई डोंट नो, but it has some side effects।
आई एम क्राइंग इन कॉर्नर बिकॉज आई एम लाइक कि यार मैंने कोविशील्ड जिद करके लगवाया था बिकॉज एवरीबडी वाज गेटिंग कोवैक्सीन एंड आई वाज लाइक कि आई गेट कोविशील्ड, इट वुड बी सो कूल. नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट. सो या यू गाइस रीड ऑन इट. हाँ, कि कोविशील्ड के कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं. ठीक है. एनीवे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अभी तक ड्रग के ऐसा सोच में नहीं आया है कि भाई इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होंगे. एडवर्स इफेक्ट्स मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स. अभी तक ऐसा कोई भी वो सामने नहीं आया कि अभी तक ड्रग जो है हमें हार्मफुल या फिर नेगेटिव इफेक्ट देती हुई नजर नहीं आई. सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए इसके हॉस्टाइल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल. ठीक है. यार कोई चीज हार्मफुल है, इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज बेनिफिशियल है. ठीक है. एंटोनिम्स क्या हो गए? बेनिफिशियल, सपोर्टिव, एडवांटेजियस. ठीक है. So this was your word adverse. ठीक है. Moving on to our next word which is peculiar. ठीक है. Peculiar is an adjective. ठीक है. Peculiar is an adjective. यार इसको कभी कभी ना हम नेगेटिव सेंस के अंदर भी यूज करते हैं. ठीक है. एवरी टाइम आई से पेक्यूलियर, बेसिकली हम लोग इसको नेगेटिव सेंस में बात करना चाह रहे हैं, बट देर आर पॉसिबिलिटीज जब आप इनको पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो. तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी, पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में मीनिंग क्या आता है. बट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस वी यूज पेक्यूलियर फॉर नेगेटिव केसेस ओनली. ठीक है. तो पेक्यूलियर का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है. ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा भी है समटाइम्स इन एन अनप्लीजेंट वे. बेसिकली आप पेक्यूलियर वर्ड को यार यूज ही नेगेटिव वे में करते हो ज्यादातर. ठीक है. बट ओके, एनीवे. तो पेक्यूलियर बेसिकली मींस अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज. जो थोड़ी सी अजीब सी चीज हो उसको बोला जाता है पेक्यूलियर. ठीक है. शी हैज द मोस्ट पेक्यूलियर आइडियाज. उसके आइडिया सबसे ज्यादा बिजार होते हैं, उसके आइडिया सबसे ज्यादा अनयूजुअल होते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज. ठीक है. जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स आई एम लाइक आई मीन आई कैन गिव यू अ पेक्यूलियर आइडिया. समटाइम्स आई एम सो फेड अप कि मैं सोचती हूँ कि यार वाओ कितना अच्छा होता कि हम लोग मार्स पे जा सकते हैं. बट एनीवे, चलिए सिनोनिम्स देखना है इसके. सिनोनिम्स देखना है इसके क्या है यार? यूनिक, एरेटिक, बिजार. ठीक है. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे यार? ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज नॉट अनयूजुअल. तो यहाँ पे इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑर्डिनरी, यूजुअल, टिपिकल. ठीक है. जब पेक्यूलियर को आप पॉजिटिव लाइन सेंस में भी देख लेते, पॉजिटिव लाइट में भी देख लेते, जब पेक्यूलियर को आप पॉजिटिव वे में यूज करते हो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है. व्हेन यू यूज पेक्यूलियर इन अ पॉजिटिव सेंस इट बेसिकली मीन्स आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल. ठीक है. सो जब आप पेक्यूलियर को नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो दैट बेसिकली मींस दैट समथिंग व्हिच इज रियली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, समथिंग व्हिच इज अब्सर्ड. ठीक है. लेकिन जब आप इसको पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो इसका मतलब ही नक्शा ही बदल जाता है, व्हिच बेसिकली मींस समथिंग व्हिच इज एक्सेप्शनल, समथिंग व्हिच इज आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है. तो पेक्यूलियर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ यूज किया जाता है बट मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट अप वी हैव, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, आई थिंक जूम आउट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेनेबल. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज टेनेबल. या टेनेबल क्या होता है? टेनेबल इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. टेनेबल बेसिकली क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव. टेनेबल का मीनिंग है कि यार आप रीजन आउट करके, ठीक है, अपने रीजंस दे के खुद को डिफेंड करना. ठीक है. अपने रीजंस दे के खुद को जस्टिफाई करना, खुद को डिफेंड करना. ठीक है. The theory is tenable that a giant meteor strike set off a chain of events resulting in the demise of the dinosaurs. ठीक है. इस थ्योरी को माना जा सकता है, ये थ्योरी हमें जस्टिफाइबल लगती है, रीजनेबल लगती है, सही लगती है. क्या? कि एक जाइंट मीटियोर टकराया होगा तब जाके डायनासोर सारे खत्म हो गए. ठीक है. तो रीजनेबल. ठीक है. मतलब आपने जो हमें तर्क दिए, तर्क मीन्स रीजंस आई गेस. ठीक है. आपने जो हमें रीजंस दिए हमें बिल्कुल ठीक लगे, सही लग रहे हैं सुनने में. और हाँ ठीक है, आपकी थ्योरी अब जो है फर्स्ट क्लास अप्रूव की जा रही है. ठीक है. सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? जस्टिफाइबल, डिपेंडेबल, सपोर्टेबल. ठीक है. जिसको आप अपने रीजंस दे के जस्टिफाई कर सको, सपोर्ट कर सको. एंटोनिम्स इसके क्या हो जाते हैं? हाय भगवान, जो भी तुम बोल रहे हो इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है. इरेशनल, अनरीजनेबल, इलॉजिकल. ठीक है. एक दिन मैंने बस प्रे किया कि हे भगवान डायनासोर्स को धरती से खत्म कर दो बिकॉज हम कैसे रहेंगे, और भगवान ने सुन ली और डायनासोर्स धरती से चले गए. ठीक है. सो दिस इज समथिंग इलॉजिकल, ऑपोजिट ऑफ टेनेबल. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज परसिस्टिंग. ठीक है. परसिस्टिंग इज अ वर्ब एज वेल, परसिस्टिंग इज एन एडजेक्टिव एज वेल. ठीक है. दोनों टाइम पे मीनिंग सेम है.
परसिस्टिंग वर्ब भी है, परसिस्टिंग एडजेक्टिव भी है, दोनों टाइम पे मीनिंग सेम है। यार कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ठीक है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बट यू कीप मूविंग, ठीक है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। अब जैसे एग्जाम है, यूपीएससी क्या हरकत कर देता है, मुश्किल पेपर बना दिया, ठीक है, सिलेबस को ऐड ऑन करते जा रहे हैं पागलों की तरह, बोरोड वर्ड्स ले आए हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो बेसिक, बट आपने हार नहीं मानी, आप अभी भी लगे हुए हो, भाई पेपर तो मैं क्रैक करूंगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद आप जो अपना ये जो एक्ट है आप कंटिन्यू रखते हो, आप यू कीप मूविंग, इसको बोला जाता है परसिस्टिंग, ठीक है। द गवर्नमेंट इज परसिस्टिंग विद इट्स एम्बिशियस पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यार बहुत मुश्किल आ रही है सरकार को, लेकिन पब्लिक के लिए अपने आप को, अपने पब्लिक के लिए काम करना, गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर बड़ी वो है, क्या बोलूं, डिटर्मिंड है, ठीक है, कि भाई हम तो काम करेंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। हमारे रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, आई थिंक दिस इज अ ड्रीम ऑफ एवरी countryman right now. Anyway, because anyway, synonyms देखना, synonyms इसकी है hanging on, carrying on and persevering, ठीक है। आप लगे हुए, no matter how कितनी भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो, बट आप लगे हुए हो, ठीक है। इसका इंटोनिम क्या हो गया, हाय मेरे से नहीं हो रहा, पेपर मुश्किल है, सिलेबस बहुत मुश्किल है, आई एम गिविंग अप, आई एम डन, आई क्विट, ठीक है। तो इंटोनिम्स इसके क्या हो जाते हैं, गिविंग अप, सबमिटिंग, क्विटिंग। दीज आर इंटोनिम्स ऑफ योर वर्ड परसिस्टिंग, ठीक है। चलिए गाइज, इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है स्लैम। स्लैम इज अ वर्ब, ठीक है। स्लैम जो है वर्ब है, बेसिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, उसको बोला जाता है स्लैम, ठीक है। द ऑडियंस स्लैम्ड द कास्ट मेंबर्स फॉर फॉरगेटिंग देयर लाइंस, ठीक है। जब कास्ट मेंबर्स जो है अपनी भूल गए लाइंस, तो ऑडियंस ने उनको स्लैम किया, उनको क्रिटिसाइज किया है, कैसे एक्टर्स हैं, इनको लाइंस भी याद नहीं हो रही, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं कास्टिगेट, इंसल्ट, लैम्बास्ट, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम्स ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, बेइज्जती नहीं कर रहे हो, प्रेज, हेल, कमेंड, ठीक है। दीज आर ऑल व्हाट एंटोनिम्स ऑफ योर वर्ड स्लैम। हाँ, moving on to our next word which is benevolent. I think everybody knows this. Benevolent is an adjective, ठीक है। benevolent is an adjective, basically मतलब kind and helpful, which is me. Just kidding, I'm kind and helpful now. Anyway, so should you all. Anyway, benevolent basically means kind and helpful, somebody who is really kind and helps everybody, ठीक है। तो उसको बोला जाता है benevolent, ठीक है। He was a benevolent old man and wouldn't hurt a fly. वो बहुत ज्यादा काइंड था इंसान, ठीक है, वो एक मक्खी को भी हर्ट नहीं कर सकता था, मच्छर भी नहीं मार सकता वो बंदा, हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो benevolent basically means somebody who is really kind and helpful, ठीक है। synonyms इसके देखना, gentle, compassionate, sympathetic, ठीक है, somebody who is really kind। उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स इसके, क्रूअल, सैडिस्टिक, सैवेज, बेसिकली जिसको दूसरों को हर्ट करने में बहुत मजा आए, उसको बोला जाता है सैवेज, सैडिस्टिक, क्रूअल, ठीक है। सो दीज आर ऑल एंटोनिम्स ऑफ वर्ड बेनोवलेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज एनरिच। एनरिच इज अ वर्ब, oh I'm sorry, ठीक है। एनरिच इज अ वर्ब, बेसिकली इसका मतलब होता है यार किसी चीज की क्वालिटी बढ़ाना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है, किसी चीज में इम्प्रूवमेंट लेकर आना, उसको बोला जाता है एनरिच, ठीक है। फर्टिलाइजर हेल्प्स टू एनरिच द सॉइल, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर हेल्प करते हैं आपकी सॉइल को और ज्यादा इंप्रूव करने में, जो सॉइल की क्वालिटी है उसको बढ़ाने में, ठीक है, सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने में, सॉइल को और ज्यादा नरिशिंग बनाने में, ठीक है। तो एनरिच बेसिकली मतलब, एनरिच का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी चीज की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके देखना, एम्यूलियोरेट, एनहांस, अपग्रेड, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे, उल्टा क्या हो जाएगा, खराब करना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो इंटोनिम्स इसके क्या हो जाए, हो गए इम्पेयर, वर्सन, टार्निश, ठीक है। दीज आर ऑल इंटोनिम्स फॉर योर वर्ड एनरिच। लाइक नेक्स्ट, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज प्रेवलेंट, ठीक है। 10th क्वेश्चन, ठीक है। It is an adjective, first things first, it is an adjective existing very commonly or happening often, basically something which is really यूजुअल, मतलब आम है कोई चीज, ठीक है। जो चीज बहुत ज्यादा आम है उसको बोला जाता है प्रेवलेंट। जैसे कि तुमने कुछ हरकत कर दी और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल इज प्रेवलेंट, ठीक है, हर घर की कहानी ये बहुत ज्यादा आम है, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग बेसिकली मीन समथिंग विच इज यूजुअल, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है।
These diseases are more prevalent among young children. ये जो कुछ दो चार diseases हैं ये young children में ज़्यादा common है और हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों में इनको देखा कम जाता है, ठीक है. So prevalent basically means something which is really common, ठीक है. Synonyms इसके देखना usual, ordinary, conventional. अब यार ये चीज कॉमन थी, उल्टा क्या हो गया, unusual, unpopular, abnormal. Why मतलब basically why I give a logics while trying to explain antonyms, because यार ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीन इंटोनिम्स में से आप लोगों को चीजें आ जाएंगी एग्जाम के अंदर, ठीक है. यू शुड बी यूजिंग योर लॉजिकल ब्रेन व्हाइल अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस, कि अगर इससे बाहर भी कोई आपको वर्ड देखने मिल जाता है, यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर ब्रेन. अच्छा ठीक है, इसका उल्टा तो यही हो सकता है. It's not like if I'm giving you three words, so basically I can give you 20 words, ठीक है. But again vocabulary is really vast. It's not like कि उन्हीं 20 words में से आ जाएगा. तो प्लीज लॉजिकली लेके चलेंगे चीजों को. ओके, ओके, ठीक है. बोरोड वर्ड्स और इडियम्स भी करेंगे, बट लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल जो कि आज हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है. कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट, यूएस एंड चाइना मस्ट मैनेज देयर डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबली, ठीक है. आधी दुनिया को मतलब आधी से ज्यादा दुनिया को पता है यूएस और चाइना के बीच में कलेश रहता ही रहता है, ठीक है. आई डोंट नो कब से कलेश चल रहा है इनका, एवरीबडी नोज इनका बीच में कलेश है. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि यार यूएस और चाइना को इमेच्योरली बिहेव करने के बजाय थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने डिफरेंसेस को, अपने कलेश को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है. नाउ लेट्स रीड आउट, मस्ट मैनेज योर डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबली. अगेन मस्ट कब यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है. मस्ट यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए. आज की डेट में अगर कोई सुपर पावर है वो कौन है, यूएस और चाइना है. इनको अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए. अगर नहीं किए तो वर्ल्ड वॉर 3 होना गारंटीड है. व्हाई, बिकॉज यूएस एंड चाइना आर सुपर पावर्स ऑफ वर्ल्ड करंटली. इनके बीच में कलेश होता है, इनके प्रॉक्सीज आएंगे, चाइना के प्रॉक्सीज आएंगे, यूएस के प्रॉक्सीज आएंगे, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू वर्ल्ड वॉर 3. तो मस्ट सॉर्ट आउट दियर डिफरेंसेस. यूएस एंड चाइना मस्ट मैनेज दियर डिफरेंसेस. Let's read out this article. Oh, hold on. चलिए, I'm giving you a minute. ठीक है, let me just see वीडियो से हाइड क्यों हो रहा, नहीं होगा, ठीक है. I'm giving you a minute. Read this paragraph. Read this slide actually. And then I'll give you the explanation for this particular paragraph. अभी के लिए मैं गायब हो जाती हूँ. You read it out.
शैल वी डिस्कस दिस? चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। यहाँ पे देखना यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बेसिकली मतलब क्या है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिप्लोमैट्स को बोला जाता है जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ चाइना। तो दीज आर व्हाट, दीज आर डिप्लोमैट्स, ठीक है। सेक्रेटरी बेसिकली मतलब जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मैराथन टॉक्स विद टॉप ऑफिशियल्स इन चाइना, ठीक है। मैराथन टॉक्स का मतलब क्या है, बहुत लंबी लंबी डिस्कशन हुई है, बहुत लंबी लंबी बातें हुई है, बहुत ज्यादा बातें की इन लोगों ने, ठीक है। तो जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है, जो डिप्लोमैट है एंटनी ब्लिंकन, उनकी चाइना के टॉप ऑफिशियल से, यानी कि उनके ब्यूरोक्रेट से, चाइना के ब्यूरोक्रेट से, चाइना के डिप्लोमैट से बात हुई है, विच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। उस उन बातों में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मौजूद थे। हैव अंडरस्कोर्ड द डिजायर ऑफ द टू कंट्रीज टू स्टेबलाइज देयर रिलेशनशिप एंड द रिजल्टेंट चैलेंजेस। तो बेसिकली यहाँ पर आकर एंटनी ब्लिंकन ने क्या डिस्कस किया है, क्या बातचीत हुई है चाइना के ऑफिशियल्स के साथ कि भैया ऐसा है, हम लोगों को हमारे रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना चाहिए, हम लोगों के बीच में जो कलेश है उसको खत्म करना चाहिए, और जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं हम लोगों के रिलेशनशिप जो बिगाड़ रहे हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। ऐसा हमारे एंटनी ब्लिंकन ने बोला चाइना की मीटिंग में, मतलब जब वो अपनी विजिट करके आए चाइना में, ठीक है। मिस्टर ब्लिंकिंग स्ट्रेस्ड दैट द यूएस वुड मेक श्योर दैट द कंपटीशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज डजंट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ब्लिंकिन स्ट्रेस्ड दैट, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस लेके बैठना, अरे नहीं, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर डालना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना, ठीक है। सेम गोज फॉर अंडरस्कोर एज वेल, ठीक है। अंडरस्कोर का मीनिंग भी यही होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा अटेंशन देना। तो रादर दिन लड़ने के, कलेश करने के, हमारी अटेंशन इस चीज पे होनी चाहिए कि हम लोग हमारे रिश्ते सुधार रहे हैं। तो ब्लिंकन ने ये चीज भी कही है, ब्लिंकन ने इस चीज के ऊपर जोर डाला है कि यार यूएस इस चीज का ख्याल रखेगा, यूएस इस चीज का ख्याल रखेगा कि करंटली जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, क्या बोला था ना, सुपर पावर है अभी यूएस और चाइना, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं डजंट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कंपटीशन है, ये जो हम लोगों के बीच में कलेश है, ये लड़ाई में ना बदल जाए। वीर इंटू का मीनिंग क्या होता है यार, वीर इंटू का मतलब होता है टर्न इंटू, ठीक है। वीर इंटू का मतलब होता है टर्न इंटू, ठीक है। ये जो कंपटीशन है अभी सुपर पावर बनने का, चाइना कहते हैं मेरे को टॉप पे जाना है, यूएस कहते हैं मेरे को टॉप पे जाना है, ये जो दोनों के बीच में कंपटीशन है, ये एक लड़ाई में ना बदल जाए, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सुपर पावर्स हैं और अभी करंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, दीज आर सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। तो यूएस ने ये कहा है, यूएस के डिप्लोमैट ने ये कहा है कि भैया हम लोगों को कलेश नहीं करना चाहिए, रादर वी शुड स्टेबलाइज आवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए। शी मिस्टर शी सेड दे शुड सीक कॉमन ग्राउंड रादर देन एंगेज इन विशियस कंपटीशन। सीक कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ऐसे मुद्दे पे आ जाओ, ऐसे पॉइंट पे आ जाओ जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं अग्री करती हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है अग्री करती है, जहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रादर दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जब, तो क्या हुआ था, ये जितनी भी कंट्रीज जिनके झगड़े हो रहे थे, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था हम नकली सा एक यूएन बना लेंगे, जिसका काम कुछ नहीं है यूजुअली, ठीक है। बट हम लोग एक नकली सा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लेते हैं, करेंगे हम कुछ नहीं बट ठीक है, यूएन बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है यार, कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है ऐसे पॉइंट पे आ जाना, ठीक है। एक ऐसे पॉइंट पर आ जाना जहां पे दोनों पार्टीज के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों उस पॉइंट से अग्री करते हैं। तो मिस्टर शी जिनपिंग ने भी यही कहा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी यही कहा कि हमें ना ये गंदे गंदे कंपटीशन में, विशियस कंपटीशन मतलब क्रूअल, ठीक है, डेंजरस, ब्रुटल, ठीक है, जहाँ पे नुकसान होने के चांसेस है, हमें ना ऐसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट्स में, ऐसे डेंजरस कंपटीशन में पड़ना ही नहीं चाहिए, हमें कॉमन ग्राउंड पे आ जाना चाहिए, हमें एक कॉमन ओपिनियन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। कॉमन जहाँ पे हम लोगों के बीच में लड़ाई लड़ुई कुछ नहीं है, हम लोग बेसिकली पीसफुली रह रहे हैं दोनों कंट्रीज, ठीक है। बट द ब्लिंकन विजिट ऑल्सो एक्सपोज द स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन्स, ठीक है। जो ब्लिंकन ने विजिट की चाइना में, ठीक है, जो ब्लिंकन ने ब्लिंकन जब ब्लिंकन ने विजिट की चाइना में, उससे हमें एक और चीज सामने आई, क्या, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस इन द सीनो अमेरिकन कंपटीशन। अब इस बात का मतलब समझो, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस बेसिकली चाइना और अमेरिका में झगड़ा है किस खुशी में, ये बेस क्या है उस चीज का,
कहाँ से चाइना और अमेरिका के बीच में झगड़े शुरू होते हैं, कहाँ से इनका मसला शुरू होता है, वो चीजें हमारे पास सामने आई। स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस, ये कंपटीशन की जड़ क्या है भाई, वो हमारे पास सामने आई। क्या? he raised America's concerns about what he called China's support for Russia's defense industry and threatened actions if Beijing doesn't address this problem। ठीक है, अमेरिका ने मुद्दा उठाया है जो कि मतलब ब्लिंकन ने मुद्दा उठाया कि भैया ये पहली बात तो थ्रेट है अमेरिका के लिए भी कि तुमने रशिया को सपोर्ट किया है उसकी डिफेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, बेसिकली वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन के बीच में झगड़ा चल रहा है और चाइना ओपनली रशिया को सपोर्ट कर रहा है एंड रशिया थ्रेट है यूएस के ऊपर, राइट? यूएस और रशिया की नहीं बनती है, राइट? तो जो तुम ओपनली रशिया को उसकी डिफेंस एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे हो, ये बेसिकली अल्टीमेटली थ्रेट किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर थ्रेट है। और अगर तुमने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तुमने इस चीज को एड्रेस नहीं किया, बीजिंग को बोल रहा है, अगर तुमने इस चीज को एड्रेस नहीं किया तो हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चाइना स्लैम्ड द हिपोक्रेसी एंड इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूएस। चाइना ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि भैया ये क्या, तुम तो शांति के लिए आए थे, अब तुम हिपोक्रेसी दिखा रहे हो। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बात तुम शांति शांति की कर रहे थे, अब तुम अपना दोगलापन दिखा रहे हो। ठीक है, इररिस्पांसिबिलिटी दिखा रहे हो, अपनी इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। क्या? which just decided to send military aid worth 61 billion to Ukraine and then made groundless accusations against normal economic and trade exchanges between China and Russia। अब यहाँ पे देखो दोगलापन क्या है अमेरिका का चाइना के मुताबिक। चाइना कहता है तुमने खुद एड दी है, एड मतलब हेल्प, ठीक है, तुमने खुद एड दी है यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, अब तुम यूक्रेन को हेल्प करोगे तो रशिया तो चिढ़ेगा ही, तो अल्टीमेटली तुम खुद ही रशिया से पंगे ले रहे हो और हमारे ऊपर तुम नाम डाल रहे हो कि हम लोगों ने रशिया का साथ दिया है तो हमारे अमेरिका के ऊपर थ्रेट है। पर तुम खुद भी तो अपना दोगलापन देखो, तुम अगर यूक्रेन को हेल्प करोगे अल्टीमेटली रशिया चिढ़ेगा, राइट? तो ये जो तुम हमारे ऊपर ग्राउंडलेस एक्यूजेशंस लगा रहे हो ना, ग्राउंडलेस एक्यूजेशंस का मतलब क्या है? जिसका कोई सर पैर नहीं है। पहले तुम खुद को तो देखो हमारे ऊपर क्या बोल रहे हो। तुम ये जो हमारे ऊपर ग्राउंडलेस एक्यूजेशंस लगा रहे हो ना, हमारे अगेंस्ट जो ग्राउंडलेस एक्यूजेशंस लगा रहे हो, पहले तुम अपना दोगलापन ठीक करो। हम लोगों ने किसी भी तरह से रशिया को सपोर्ट नहीं किया है रशिया यूक्रेन वॉर में। हम लोगों का ये तो रेगुलर ट्रेड है। ठीक है, हम लोगों की जो ट्रेड एक्टिविटीज चलती रहती है रशिया के साथ वो तो वो था। हम लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया है रशिया को, ठीक है, कि तुम थ्रेट बनो अमेरिका पे जाके। ये हमारी नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज। तो तुम पहले अपना दोगलापन ठीक करो, हम अपना बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ग्राउंडलेस एक्यूजेशंस मतलब बेसिकली कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, अपने में कुछ भी बोली जा रही है, कोई बेस ही नहीं है उस बात का। ठीक है, चलिए, दिस वाज योर फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखें। फर्स्ट लाइन में देखते हैं यार, यहाँ पे हैव आया, लेकिन यार यहाँ पे सब्जेक्ट तो ब्लिंकिन ब्लिंकिन था। आर यू श्योर? यहाँ पे सब्जेक्ट ब्लिंकिन था, देखना ध्यान से। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकिन्स मैराथन टॉक्स। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? टॉक्स है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? टॉक्स है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आया है। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट स्लाइड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं। कलेश और इंडिया, यूएस और चाइना का हम थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। रीड इट, आई एम गिविंग यू अ मिनट एंड देन आई विल बी बैक।
shall we discuss? Let's discuss this one. अच्छा आइए, कह रहे हैं चाइना ऑल्सो अटैक। तो बेसिकली चाइना जो अभी अपने तर्क दे रहा था, अपने रीजंस दे रहा था कि भाई तुम अपना दोगलापन साइड रखो, उसका भी कंटिन्यू चल ही रहा है क्योंकि चाइना ऑल्सो अटैक, ठीक। एनीवे, चाइना ऑल्सो अटैक द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान एंड द साउथ China Sea and urged Washington to look at China's development in a positive light. चाइना ने यूएसए के दोगलेपन को और अटैक किया है। कहाँ पे? जो यूएसए पॉलिसी लेके आई है ताइवान और साउथ चाइना के केस, साउथ चाइना सी के केस में। भाई तुम अपनी पॉलिसी भी देखो, हमारे ऊपर बाद में आना, ठीक है। पॉलिसीज क्या है नीचे पैराग्राफ में गिवन है, ठीक है। और ऑल्सो वॉशिंगटन को ये चीज बोली कि भाई तुम चाइना की डेवलपमेंट को एज अ थ्रेट क्यों ले रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यूएस अपनी पावर खो देगा अगर चाइना डेवलप हो रही है? तो इसको पॉजिटिव लाइट में लो ना, ठीक है। तो चाइना ने बोला है कि भैया पहले तो तुम अपनी पॉलिसीज देखो, जो तुम चाइना में घुस रहे हो जबरदस्ती, चाइना के मसलों में घुस रहे हो, पहले तो तुम उसको देखो। दूसरी चीज यार, भाई चाइना को डेवलप होने दो, तुम्हारा क्या मसला है? चाइना की डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव लाइट में देख के चलो। both the China and both the US and China, the US you बाद में आती, both the US and China have mutual deep misgivings मतलब doubts, ठीक है, misunderstandings, doubts, ठीक है। दोनों यूएस और चाइना के बीच में बहुत गहरे वो हैं, डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दोनों के बीच में बहुत गहरा कलेश है, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए, US National Defense Strategy documents name China as a revisionist power and a pacing technological and military challenger. यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी ने चाइना को एक नाम दिया है, क्या? रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो आपके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं ना, उनको चेंज करने की कोशिश करना। जो आपके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करना। अभी का एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है कि यूएसए इज द सुपर पावर, यूएसए इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना इसको बदलने की कोशिश कर रही है, चाइना यूएसए से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऑल्सो चाइना क्या कर रही है? अब पेसिंग, यानी कि जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब पेसिंग टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री चैलेंजर, ठीक है, ये तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तेजी से अपनी मिलिट्री को जो है आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये एक सीधा सीधा थ्रेट है अमेरिका के ऊपर। पहली बात तो चाइना और यूएसए के बीच में कलेश बहुत है। दूसरी बात, ये जो कंपटीशन चल रहा है ना इनके बीच में, जो कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें चाइना इज मेकिंग श्योर कि यार हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो, हम लोग टेक्नोलॉजी के केस में भी आगे बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए यूएस ने चाइना को क्या कहा है? रिविजनिस्ट पावर, कि भैया ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है चाइना, हम लोग इतने सालों से सुपर पावर है, चाइना इज ट्राइंग टू ओवर पावर अस, चाइना इज ट्राइंग टू टेक ओवर, ठीक है। तो इसीलिए चाइना को रिविजनिस्ट पावर भी बोला गया है। आगे देखते हैं। द चाइना हैज सॉरी द यूएस हैज imposed export controls to limit China's growth in strategic sectors, ठीक है। करते रहो तुम करते रहो ग्रोथ, हमने क्या किया? हम लोगों ने तुम्हारा ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, इस पे लिमिट लगा दी है, ठीक है। तुम करते रहो, तुम कुछ भी बनाते रहो, तुम चीजें बनाते रहो, हमने क्या किया? हमने लिमिट लगा दी चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर। ये भैया माल कम से कम आएगा यूएसए में चाइना का, उसको फंडिंग ही नहीं जाएगी। बेसिकली अगर चाइना में कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, आप उसके लिए टैक्सेस दे रहे हो, अल्टीमेटली वो फंडिंग कहाँ जाती है? वो चाइना के पास जाती है। तो यार जो तुम पैसे, जो फाइनेंशियली अपग्रेड इकोनॉमी बनने की, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तुम कोशिश कर रहे हो, हमसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, हमने क्या किया? हमने लिमिट लगा दी। और क्या किया इन्होंने? पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट पे ज्यादातर सबसे पहले इन्होंने रोक लगाई है, लिमिट लगाई है, नॉट रोक, लिमिट, ठीक है। एंड इम्पोज्ड हाई टेरिफ्स, टेरिफ्स मतलब टैक्सेस, ठीक है, टिपिकल अमेरिकन वर्ड, ठीक है। चलिए, एंड इम्पोज्ड हाई टेरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, ठीक है। हाँ, तुम कर लो एक्सपोर्ट, तुम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बेच लो यूएसए में। हमने क्या किया? हमने ना टैक्सेस ही बहुत लगा दिए, हमने हाई टैक्सेस लगा दिए चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो जब जनता टैक्सेस देने में ही किलसेगी, जब हमारी अमेरिकन पब्लिक टैक्सेस देने में ही रोएगी कि भैया यार इतने टैक्सेस हम देंगे ही नहीं, तुम्हारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा यूएस में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक मूव था यूएसए का, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोलूं, ये जो मूव था यूएसए का, क्या था कि भैया तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है, हम लोग हमारी कंट्री में तुम लोगों का वो डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, ठीक है। हम तुम लोगों के गुड्स को इन हमारी कंट्री के अंदर इतना आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारी कोशिश है ना लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, हमें ऊपर, हमसे ऊपर जानी है, हम नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो, it has also doubled down on its support for Taiwan and bolstered defense cooperation with the Philippines,
which has disputes with China in the South China Sea. ठीक है, अब यहाँ पर देखो चाइना के दो मसले, एक है ताइवान के साथ, एक है फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में। ठीक है, यहाँ पे यूएसए क्या डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं, यहाँ पे यूएसए ताइवान और फिलीपींस को अपना बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रही है। ठीक है, ताइवान और फिलीपींस को इसने जो सपोर्ट करना चालू किया है और उसने उसको डबल कर दिया कि भाई हम और एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे। ठीक है, चाइना आए जरा ताइवान से लड़ने, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बेसिकली यूएसए ने अपना दूसरा दोगलापन क्या दिखाया, ये ताइवान को और फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है, जिनके मसले किसके साथ है, चाइना के साथ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स आए थे, कहाँ गए, डबल डाउन का बेसिकली मतलब होता है सपोर्ट करना, बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, एंड देन अगेन बोल्स्टर्ड भी था, यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, एंड बोल्स्टर्ड डिफेंस कॉपरेशन, अगेन स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, तो फिलीपींस के साथ भी अपने कनेक्शन को यूएसए स्ट्रॉन्ग बना रहे, फिलीपींस को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिसका मसला चाइना के साथ है, फिर से साउथ सी चाइना के केस के अंदर। ठीक है, Beijing has blamed the US for South China Sea tensions and called the Washington support for Taiwan as an intervention in its internal affairs. ठीक है, ये जो तुम बेसिकली चाइना ने ब्लेम किया है यूएसए को कि यार ये जो हमारे बीच में टेंशन बढ़ रही है ना, ये तुम्हारी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि तुम उनको सपोर्ट दे रहे हो, तो वो हमसे आगे से आके लड़ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे लड़ेंगे, तुम मतलब वो बड़े लोग हैं, राइट, एल्डर हैं मतलब, तो तुम उनको उनसे इतना नहीं लड़ सकते हो, राइट, अंटिल योर पेरेंट्स कम एंड टेक योर स्टैंड। क्योंकि फिर तुम्हें क्या हो जाएगा कि अरे भाई हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा स्टैंड लिया, हम तो बच्चे थे, बड़ों से लड़ रहे थे, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे तब, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स भी आ गए हमारा सपोर्ट लेने, हमें सपोर्ट करने, अब हम लोग नेक टू नेक कंपटीशन करेंगे। ठीक है, सेम इज फॉर ताइवान, ताइवान को जो इतनी शक्ति मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, यूएसए से मिल रही है, यूएसए के सपोर्ट से मिल रही है। ठीक है, तो चाइना कह रही है जो तुम हमारी इंटरनल मैटर में घुस रहे हो ना, हमारी कंट्री के मैटर में घुस रहे हो, ये तुम्हारा दोगलापन है। अभी तुम चाह रहे हो कि चाइना और यूएसए के रिश्ते ठीक हों, और फिर तुम चाइना के इंटरनल मैटर्स में भी घुस रहे हो कि चाइना कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली चाइना ने यूएसए को ब्लेम किया है। While it is practically impossible to reset ties given these structural challenges, there are areas of cooperation as well. अब यार, अब इतने सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, यानी कि बेसिकली जड़ क्या है चाइना और यूएसए के कलेश की, ये निकल के सामने आई। ठीक है, बात की थी ना कि उसकी ब्लिंकन की विजिट से ये सामने आया था कि इनके बीच में कलेश एक्चुअली हो क्यों रहा है। तब वो हम लोगों को, अब हम लोग इस चीज को तो देखो बैक नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसए इज ओपनली सपोर्टिंग ताइवान, यूएसए ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए एंड एवरीथिंग। इन चैलेंजेस को रीसेट नहीं किया जा सकता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अच्छा ठीक है हम लोग शांति के लिए अब ताइवान से सपोर्ट वापस ले लेते हैं, अरे कोई नहीं, तुम चाइना तुम करो ताइवान को तंग, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। अब ये जो हमारी वो थी क्या बोले, कलेश की जो जड़ थी वो तो भाई निकल चुकी है। ठीक है, चिंगारी निकल चुकी है, अब ये आग में ना बदले, इससे बेटर है हम लोग एरियाज ऑफ कॉपरेशन देखते हैं। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ों वाली चीजों पे फोकस ना करके, इनके ऊपर बहस ना करके कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कॉपरेशन वाली चीजों को देखते हैं। ठीक है, so this was your particular slide I guess so. this अब यहाँ पे देखना, ग्रामर देखना यहाँ पे थोड़ी सी, द यूएस, द फिलीपींस। ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो फेडरेशन दिखाती हैं, मैंने ये नहीं कहा कि फेडरलिज्म फॉलो करती है, मैंने कहा ऐसी कंट्रीज जो फेडरेशन दिखाती हैं उनके साथ द लगता है, यूजुअली कंट्रीज के साथ द नहीं लगता है, बट ऐसी कंट्रीज जो फेडरेशन दिखाती है जैसे यूएसए, यूएई, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक, नॉट डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, इनके साथ द लगता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इसलिए बार बार आपको यूएसए के साथ और फिलीपींस के साथ द देखने मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलें, कुछ दूर बढ़े। This is your last slide. Read it. I'm giving you a minute and I'll be back.
शैल वी डिस्कस? आई थिंक वो हाइड नहीं हुई। हाँ ठीक है, चलो। कह रहे इन, हाँ तो हम लोगों की बात फाइनल कहाँ पे एंड हुई थी लास्ट टाइम? यार हम लोग ना इन कलेश की जड़ों को तो खत्म नहीं कर सकते, बट रादर जहाँ पे हम लोग कॉपरेशन, जहाँ पे हम लोग एक साथ यूनियन में है, यूनिटी में है, हम उस पे अगर ज्यादा फोकस करें बजाय अपने कलेश के, तो शायद हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। कहते हैं इन नवंबर 2023 व्हेन प्रेसिडेंट Xi and Biden met in California. Both sides decided to resume bilateral military to military communication, cooperate in addressing the risks of artificial intelligence, and launch efforts to control the production of fentanyl. ठीक है, तो यहाँ पे I don't know what this particular thing is, fentanyl. I mean, what exactly it does. ओके सो देखिए 2023 में, नवंबर 2023 में शी जिनपिंग और हमारे जो प्रेसिडेंट बाइडन है कैलिफोर्निया में मिले थे, और यहाँ पे इन्होंने बात की थी बायलेटरल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन की। इन्होंने एक और चीज के ऊपर चर्चा की थी कि यार हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं, ठीक है, इनके क्या मतलब बेसिकली रिस्क इनके ऊपर चर्चा हुई थी। ठीक है, ऑल्सो दे उन्होंने बात की थी कि यार ये जो फेंटानिल की इतनी प्रोडक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आपस में यूनियन में आए हैं या यूनिटी में आए हैं कि भैया ये चीजें जो है ग्लोबल थ्रेट है। ठीक है, नॉट एक पर्टिकुलर नेशनल थ्रेट नहीं है, दिस इज ग्लोबल थ्रेट। ठीक है, तो इन्होंने ग्लोबली सोचा एक मिनट के लिए, जो खुद इतने बड़े कलेश में हैं, इन्होंने 2 मिनट के लिए वर्ल्ड के लिए सोचा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज बताई गई है कि ये कॉपरेशन जहाँ पे चाइना और अमेरिका के विचार मिलते हैं वो एरियाज में है, और यहाँ पे इन लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आर ऑल्सो एरियाज ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा करना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की भाई कोई भी भूखा ना रहे, इसके ऊपर भी इन दोनों ने चर्चा की। ठीक है, a key lesson from the cold war is that if competition between superpowers turns ugly, ठीक है, it could affect the world through proxy conflicts, economic wars and diplomatic crisis। कह रहा है अगर हमारी जो यहाँ पे की लेसन क्या है इस कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे तुम कंट्रीज टू कंट्रीज झगड़ती हैं आपस में, मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती, बट पॉलिटिकली आप झगड़ रहे हो। आप क्या नाम है इसका, पॉलिटिकली आप झगड़ रहे हो, इकोनॉमिकली आप झगड़ रहे हो। ठीक है, ये यूएस और चाइना के बीच में सारा झगड़ा क्या ही है, सुपर पावर बनने का ही तो है, बस एक मिलिट्री अटैक नहीं हुआ है, बाकी हर तरह से ये झगड़े ही कर रहे हैं। तो व्हेन अ मिलिट्री इजंट इन्वॉल्व्ड बट यू आर फाइटिंग विद द अदर कंट्री इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। ठीक है, तो हमें इनकी कोल्ड वॉर से क्या लेसन मिला है कि यार अगर जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं उनके बीच में झगड़ा होता है ना, तो ये केवल दो कंट्रीज का झगड़ा नहीं है, ये दुनिया का झगड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कैसे? अमेरिका इज अगेंस्ट रशिया, और इंडिया अमेरिका के साथ भी बनाना चाहता है, रशिया की तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और चाइना और रशिया का दोस्ती है, एंड इंडिया एंड चाइना की वो है, लड़ाई है। तो अगर यार ये चाइना और यूएसए की लड़ाई होती है तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत निकल के आएंगे कि भैया हम किसको रिप्रेजेंट करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ कंट्रीज उसकी साइड है, कुछ कंट्रीज उसकी साइड है, हम उसके साथ सहेले नहीं है, हम उसके साथ सहेले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो सुपर पावर्स है उनकी लड़ाई होती है तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इकोनॉमिक वॉर्स होंगी यार, जब भी वॉर होती है आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी आएंगे। ठीक है, as the two most powerful countries they should stay away from repeating history। यार वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री रिपीट मत करो, इसलिए बेटर है कि तुम लोग झगड़े मत करो। ठीक है, even if they are not able to resolve their ideological and geopolitical differences, they should build the guardrails that could prevent the competition from turning ugly and stay focused on the areas of cooperation, addressing the common challenges of the world। यार ठीक है, नहीं तुम्हारे मसले सॉल्व हो रहे, आइडियोलॉजिकल और जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तुम्हारे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि तुम्हारे ओपिनियंस पर्टिकुलर चीजों पर लेके नहीं मैच कर पा रहे, जैसे ताइवान के केस में हो गया, फिलीपींस के केस में हो गया, रशिया यूक्रेन के केस में हो गया, तुम्हारे नहीं मैच कर रहे ओपिनियंस, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक गार्ड रेल यानी कि एक सेफ्टी, एक सेफ लाइन बना दो कि ठीक है तुम लोगों में डिफरेंसेस होंगे, ओपिनियन में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, बट वो झगड़ा अगली ना हो जाए, अगली ना हो जाए यानी कि ये झगड़ा इतना ज्यादा इंटेंस ना हो जाए कि भैया लड़ाई तक बात आ गई। ठीक है, और
रादर देन उन चीजों पे फोकस करने के, उन डिफरेंसेस पे फोकस करने में जहाँ पे तुम लोगों की यूनिटी बनती है, जहाँ पे तुम लोग सेम विचारधारा रखते हो, वहां पे फोकस करो। इससे क्या होएगा कि हम लोग जो है, पहली बात तो ग्लोबली काम कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग कलेश से थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर आर्टिकल टुडे। चलिए आगे बढ़े, फॉरेन वर्ड्स डिस्कस करें दो चार। पहला फॉरेन वर्ड है आप लोगों का ओ कंपास, ओ मास, सॉरी, ओमास। ओमास का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। ओमास का मीनिंग होता है एक साथ, ऑल टुगेदर, ठीक है। द शॉप्स 85 वर्कर्स हैव रिजाइंड ओमास, ठीक है। शॉप के 85 वर्कर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया, ऑल टुगेदर, ठीक है। ओमास का मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड इज bourgeoisie, ठीक है। It's a French word, so excuse, I mean I'm learning French, so excuse the dramatic pronunciation, ठीक है। bourgeoisie basically means middle class लोग, ठीक है। bourgeoisie का मतलब basically क्या होता है, middle class लोगों को bourgeoisie बोला जाता है, ठीक है। Hertz art is meant to shock the bourgeoisie, ठीक है। जो हर्ष की आर्ट थी उससे बेसिकली मिडिल क्लास लोगों को शॉक कर दिया, ठीक है। सो दैट वाज bourgeoisie, बेसिकली मिडिल क्लास लोगों को bourgeoisie बोला जाता है, ठीक है। गाइस फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा फॉर ऑल द पीडीएफ्स एंड अपडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेविटास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेविटास, कह रहे सीरियसनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनर कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन अदर्स, ठीक है। किसी के बीच में बहुत ज्यादा सीरियसनेस होना, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी का केस होना, बहुत सीरियस मैटर हो गया भाई, ठीक है। जैसे हम जो यूएस और चाइना की चीजों में बात कर रहे थे, वो क्या था, दैट वाज ग्रेविटास, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था, ठीक है। ही इज एन इफेक्टिव इनफ पॉलिटिशियन, but somehow he lacks the statesman like gravitas of a world leader, ठीक है। वो, ठीक है, पॉलिटिशियन अच्छा होगा, बट एज अ वर्ल्ड लीडर बनने के लिए अभी ही इज नॉट दैट सीरियस, ठीक है। वो, उसके अंदर अभी इतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, उसको भी ये चीजें पता ही नहीं है कि यार वर्ल्ड लीडर बनने के लिए क्या क्या चीजें पे बात करनी है, चर्चा करनी है, कैसे बातें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव मैग्नम ओपस, नेक्स्ट अप वी हैव मैग्नम ओपस, इट्स नॉट योर मैग्नम आइसक्रीम, ठीक है। चलिए, मैग्नम ओपस का बेसिकली मतलब होता है किसी आर्ट राइटर या आर्टिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे आर्टिस्ट अगर कोई सिंगर है तो उसका गाना, ठीक है। कोई राइटर है, कोई प्ले राइट है तो उसका ड्रामा, ठीक है। कोई राइटर है तो उसका जो रिटन टेक्स्ट है वो। तो किसी भी राइटर या फिर आर्टिस्ट के इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क को बोला जाता है मैग्नम ओपस, ठीक है। पिकासोस गर्निशा is Guernica, sorry, that's I guess Italian. Picasso was Italian. I mean, I could be wrong. Anyway, Picasso's Guernica is considered by many to be his magnum opus, ठीक है। तो जो पिकासो की पर्टिकुलरली पेंटिंग थी, इसको मैग्नम ओपस माना जाता है। बेसिकली इस पीस ऑफ वर्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है पिकासो के पूरे करियर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव आर्ड्यू, बेसिकली इसको आर्ड्यू बेसिकली इसको हमने, आई डोंट नो, वी यूज दिस अ लॉट इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल, ठीक है। आर्ड्यू का बेसिकली मीन्स क्या होता है, गुड बाय, ठीक है। शी बेड हिम आर्ड्यू, ठीक है, बाय बाय एंड लेफ्ट, ठीक है। उसको गुड बाय बोला एंड चली गई, ठीक है। चलिए, ईडियम्स देखें एक दो। फर्स्ट ईडियम इज क्राई फॉर द मून, ठीक है। कोई ऐसी चीज मांगना जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। जैसे बोलते तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, तोड़ के तो लाओ, लाओ तो सही तोड़ के, दिस इज समथिंग रियली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब क्या है, टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट। भाई कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसको कैसे करेगा, ठीक है। द स्ट्राइकिंग वर्कर्स से दे जस्ट वांट टू बी पेड व्हाट दे आर वर्थ, दे आर नॉट क्राइंग फॉर द मून। स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स ने स्ट्राइक की है, वो सिर्फ वो मांग रहे हैं, उतनी अपनी सैलरी मांग रहे हैं कि जितना वो काम हकदार है, कि भैया हमने इतना काम किया, एटलीस्ट इतनी सैलरी तो दो हमें। दे नॉट क्राइंग फॉर द मून, हम कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं मांग रहे कि हमें एक काम के 2 करोड़ दे दो, ठीक है। तो क्राइंग फॉर द मून का मतलब है कोई ऐसी चीज मांगना जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, जैसे चाइना और यूएसए का ही। एनीवे, नेक्स्ट अप वी हैव बरी द हैचेट। बरी द हैचेट बेसिकली मीन, ठीक है यार, आर्गुमेंट है वो, इसी यूएसए एंड चाइना का केस, ठीक है। खत्म करो यार आर्गुमेंट को और वापस से पीस बना लो, ठीक है। वापस से शांति प्रदान कर लो, ठीक है। लड़ाई झगड़े मत करो, कांट यू टू जस्ट बरी द हैचेट। आपस में लड़ने के बजाय आर्ग्यूमेंट खत्म करो और वापस से दोस्त बन जाओ, सहेले बन जाओ। व्हाट वी वर ट्राइंग टू से इन आवर यूएसए और चाइना के आर्टिकल में भी, बरी द हैचेट मींस यार अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको खत्म करो और वापस यार शांति बनाओ ना यार, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम इज बेल द कैट, ठीक है।
बहुत ज्यादा रिस्की चीज कर लेना, ठीक है। बिल्ड द कैट का मतलब है कोई रिस्की चीज करना, ठीक है। एवरीबडी सीम्स टू एग्री दैट वी हैव गॉट टू बिल्ड द कैट, बट नो वन वांट्स टू स्टेप फॉरवर्ड एंड वॉलंटियर टू रीड, ठीक है। हर कोई हमें ये चीज कह रहा है कि यू नो यू गॉट टू बिल्ड द कैट, यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा, बट कोई भी अपने से खुद आगे नहीं बढ़ रहा रिस्क लेने के लिए, सिर्फ कह ही रहे हैं कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, बट कोई आगे बढ़ नहीं रहा। तो बिल्ड द कैट का मतलब क्या है? टू फेस द रिस्क। नेक्स्ट अप वी अरे अभी तो क्या है, सीक कॉमन ग्राउंड, बेसिकली शेयर्ड इंटरेस्ट, बिलीव्स और ओपिनियंस बिटवीन दो लोग, ठीक है। दो लोगों के बीच में एक शेयर्ड बिलीव्स होना, इंटरेस्ट होना, ठीक है। इट सीम्स इनक्रेडिबली अनलाइकली दैट द टू साइड्स विल फाइंड एनी कॉमन ग्राउंड। ऐसा कह पाना मुश्किल है कि यार ये जो दो साइड्स हैं आपस में कॉमन ग्राउंड पे आने के, एक शेयर्ड इंटरेस्ट या बिलीव्स पे आ पाएंगे, कॉमन आई एम नॉट गेटिंग दैट हिंदी वर्ड, एक कॉमन एकजुटता पे आ पाएंगे, आई थिंक दैट्स द वर्ड। एनीवे, ओके दैट्स ऑल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं एडिटोरियल एनालिसिस के। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इफ देयर समथिंग एल्स यू रियली वांट इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस सेशन, लाइक फॉर एग्जांपल learning how to do reading comprehension and stuff like that, so let me know। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे ग्रामर की क्लास में। चलिए दैट्स इट फॉर नाउ, बाय गाइस, बाय एवरीवन, जय हिंद एंड टेक केयर।